जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर आज हमारा 56 है और चैप्टर 1 ही कर रहे हैं हम कंपनी लॉ का। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स एंड रेजोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर्स की तरफ जाने से पहले एक तो आपके सवाल, इसको आंसर करते हैं। सवाल एक अच्छा सवाल आया है, मुझे समझ नहीं आती ऐसे सवाल क्यों आपके जहन में आते हैं, क्यों इतने अच्छे अच्छे सवाल आपके जहन में आते हैं। सवाल यह है कि क्या ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये इससे पहले भी मैं एनकाउंटर कर चुका हूँ ये सवाल, और शायद वो एजेंसी रिलेशनशिप में था कि एजेंट और प्रिंसिपल के एक्ट के बारे में। आज फिर वही सवाल कि क्या रजिस्ट्रार का कोई एक्ट इसको एसएससीपी परफॉर्म कर सकता है, या अगर मैं थोड़ा सा इसको ज़रा टेक्निकल टर्म्स में करूं कि क्या रजिस्ट्रार अगर अपना कोई काम नहीं करता तो फिर क्या उसके लिए लायबिलिटी एसएससीपी की होगी? क्या एसएससीपी अगर कोई नाअहली दिखाता है तो फिर क्या रजिस्ट्रार वो काम करेगा? फिर याद रखिएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिफाइंड हो गई है लॉ में, उसके लिए सिर्फ वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। ये ऑटोमेटिकली डेलीगेट नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि नेक्स्ट पार्टीज को ये डेलीगेट हो जाएगी, अब आप काम करो। रजिस्ट्रार की अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना रोल है, जबकि एसएससीपी का अपना रोल है। एसएससीपी का रोल क्या है बताएं साहब? सुपरवाइज करना, एडमिनिस्टर करना किस चीज को? कंपनीज को बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे सुपरवाइज करती हैं सिर्फ कंपनी एसएससीपी, जबकि रजिस्ट्रार क्या करता है? रजिस्टर करता है, डॉक्यूमेंट्स लेगा जो स्टैट्यूटरी फाइलिंग होती है, उनके रिकॉर्ड्स को अपने पास कैप्ट करता है। हाँ, ये सारी चीजें जो है वो रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी में आती हैं। अच्छा, रजिस्ट्रार कोई एक बंदा होगा ना? रजिस्ट्रार एक बंदा होगा ना? रजिस्ट्रार तो एक बंदा है, वो फलां बंदा रजिस्ट्रार, मिस्टर अली रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार इज अ पोजीशन। क्या है? रजिस्ट्रार इज अ पोजीशन। इस पोजीशन पे कोई एक बंदा भी हो सकता है, या उस पोस्ट पे कोई भी उस सेम अथॉरिटी का कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है। कल लिखा हुआ था ना, रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो ये सारे ऑफिसर्स हैं। क्या है ये? ऑफिसर्स हैं। इनके पास जो पावर है वो रजिस्ट्रार के इक्वल है। इसलिए रजिस्ट्रार कोई एक बंदा नहीं होता, बल्कि हर वो ऑफिसर जिसके पास ये अथॉरिटीज हैं, इसके नाम के साथ हम रजिस्ट्रार लिखते हैं। तो रजिस्ट्रार क्या है? कोई नाम है, कोई पर्सन है, बल्कि रजिस्ट्रार तो एक पोजीशन है जो होल्ड करता है बंदा। ठीक है, बात समझ आ गई? डायरेक्टर की डेफिनेशन में भी इस तरह की बात होगी। डायरेक्टर को जब मैं डिफाइन करूंगा तो डायरेक्टर के डेफिनेशन में लिखा होगा कि डायरेक्टर में बी एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। अच्छा, आगे अगली लाइन में लिखा होगा कि डायरेक्टर के नाम के साथ डायरेक्टर आता है तो जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टर होगा, और किसी के नाम के साथ डायरेक्टर नहीं भी लिखा हुआ फिर भी डायरेक्टर हो सकता है। तो ये बात अगर यहां से आपको समझ आ गई तो फिर आपको उधर भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर से मुझे बताएं शाबाश, रजिस्ट्रार क्या सिर्फ सिंगल पोस्ट है जिसमें कोई एक बंदा बैठ सकता है? रजिस्ट्रार ये एक पोजीशन है, एक पोजीशन है। उस पोजीशन का कोई भी बंदा, चाहे वो रजिस्ट्रार, मेन रजिस्ट्रार हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार हो, चाहे ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, उस पोजीशन वाला बंदा आपसे वो रिकॉर्ड ले भी सकता है, आपसे इंफॉर्मेशन भी ले सकता है, वो रजिस्टर भी कंपनी वही करेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रार एक पोजीशन है। फिर से बताएं शाबाश, क्या है ये? पोजीशन है। रजिस्ट्रार बंदा होता तो बंदा तो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर पोजीशन एक्सपायर कभी नहीं होती। ठीक है, चलें डिस्कस करें फिर मेंबर्स। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या पढ़ा था इस चैप्टर में हमने? कहां से शुरू हुआ था ये चैप्टर?
ये कहानी शुरू हुई थी शाबाश फीचर ऑफ कंपनी से। आई विश कि आज आप किताब ना देखें और आपको सारा जो आपने याद किया हुआ है वो आप मुझे बताएं। फीचर ऑफ कंपनी, फीचर ऑफ कंपनी में 6 बातें थी। कितनी बातें थी? 6 बातें थी। नंबर 1, फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस फॉर्म। शाबाश, इसमें बिजनेस 3 फॉर्म्स, 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। तीनों में फर्क किस चीज का था? स्टेटस का फर्क था। कंपनी उस बिजनेस के स्टेटस का फर्क था। 2 ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनका स्टेटस होता है नॉट सेपरेट स्टेटस, नॉट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जबकि कंपनी है इनका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से मुराद क्या है कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इस कॉन्सेप्ट को कंपनी के रूल बुक में हमने क्या नाम दिया था? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन से मुराद क्या है? शाबाश, उसकी अपनी लीगल, कंपनी का अपना नाम होता है, कंपनी का अपना काम होता है, कंपनी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? टोटल 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कोई से 4 आप बता दीजिएगा। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है खुद। शाबाश। डेट्स और लायबिलिटीज कंपनी अपनी होती है। शाबाश, यानी किसी के साथ किसी को लोन देना है, किसी से लेना है तो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है और लायबिलिटीज ओन करती है। शाबाश। एसेट्स, ओनरशिप ऑफ एसेट्स। शाबाश, एसेट्स खुद अपने ओन करती है। बिल्कुल ठीक है। शाबाश। डेट्स कलेक्ट करने हो तो कोई शेयर होल्डर नहीं ले सकता, बल्कि राइट्स है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास। जी। टैक्स लायबिलिटी भी होती है, कंपनी अपने टैक्स के लिए खुद लायबल है और शेयर होल्डर खुद लायबल है। शाबाश, शेयर होल्डर जो है वो अपने टैक्स के लिए, यानी कंपनी भी टैक्स पे करती है और शेयर होल्डर बी टैक्स पे करते हैं, बी टैक्स पे करते हैं। और क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशंस। ये था ना टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्स लायबिलिटी थी। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट। कितनी बातें? 3 बातें। कौन कौन सी? लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है? शाबाश, लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, मींस कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रोटेक्टेड है। शाबाश। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, कंपनी पे ना कर सकी, तो शेयर होल्डर कहेंगे भाई जितना हमने इन्वेस्ट किया ना, हम उतने के लिए लायबल हैं। कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी? कंपनी पर्सनली लायबल है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर डिफॉल्ट के केस में क्या करेगा? क्या करेंगे? कंपनी अपने एसेट बेच के अपने डेट्स को पे करेगी। शाबाश। नंबर 2 बताएं। शाबाश, बिजनेस को ओन कौन करता है? ओनर। बिजनेस को चलाता कौन है? बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। बताएं क्या शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है? ट्रांसफर करेंगे तो कंपनी तो खत्म नहीं होगी, मींस से कंपनी कभी मरती नहीं है। 3 बातें हो गई। चौथी बात कौन सी थी? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड परपेचुअल सक्सेशन। बताएं शाबाश। एक था शेयर कैपिटल। व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल तो वो पैसे हैं जो, वो शेयर कैपिटल तो वो पैसे हैं जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स लेकर आते, कंट्रीब्यूट करते हैं या गारंटी करते हैं। सही है ना? ऐसे करते हैं ना? शेयर कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं शेयर्स में। शेयर्स में बताएं क्या शेयर कैपिटल किसी एक बंदे का हिस्सा होता है? नो। फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल जो है वो 5000 है। टोटल शेयर कैपिटल 5000। 5000 में 1000 हमने कंट्रीब्यूट किया है, बाकी 4000 किसी और का होगा ना, बाकी कुछ शेयर्स किसी और के पास होंगे ना। तो लोग जो शेयर्स ओन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या नाम देते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर्स। यानी इन को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आज के बाद नहीं, फिर इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अच्छा, शेयर्स क्या ट्रांसफर हो सकते हैं? बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट और इनहेरिटेंस। इसका मतलब यह है कि शेयर क्या है? ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनरशिप की तरह क्या
पार्टनरशिप की तरह पार्टनर रिजाइन, पार्टनर ऐड, पार्टनर डिस्क्वालिफाइड, पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, क्या ये कंपनी भी खत्म हो जाती है? नो, कंपनी खत्म नहीं होगी। हाँ शाबाश, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर की लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी। हमें कैसे पता चलेगा? हम क्रेडिटर्स को जो कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई लायबिलिटी देते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ शाबाश, हम कंपनी का नाम देखेंगे, कंपनी के नाम में लिखा होगा लिमिटेड और लिमिटेड। अगर कंपनी के नाम में लिमिटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये लिमिटेड कंपनी है। ये एग्जांपल है ना, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओके। बस लिमिटेड लिखा हुआ है तो लिमिटेड कंपनी है। अगर आपने देखना है तो मैंने कहा था आप PSX करें घर जाके और देखें, कंपनीज की लिस्ट खुल जाएंगी, उसमें लिखा होगा लिमिटेड, LTD, लिमिटेड, और कुछ कंपनी के साथ लिखा होगा अनलिमिटेड। तो जो कंपनी अनलिमिटेड है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके, आखिरी, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी। क्या मतलब है इसका? कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसके तहत कंपनी चलती है? बताएं शाबाश, रूल्स कौन कौन से? एक कंपनीज एक्ट है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। कंपनीज एक्ट तो वो है जिसके तहत कंपनी रजिस्टर्ड होती है। व्हाट इज MOA एंड AOA? ये कंपनी के ही कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी खुद प्रिपेयर करती है। कौन प्रिपेयर करता है? इसमें रूल से लिखा होता है कि कंपनी को हमने ऐसे 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 चलाना है। बताएं शाबाश, अगर रूल की वायलेशन करते हैं तो हाँ, फिर प्रॉब्लम्स होंगे। वो प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे। यानी आपने लिखा कुछ और है, करते कुछ और हैं, तो कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, ये मेन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक है, तो वैसे दोनों है, लेकिन आउटसाइडर के लिए है। आउटसाइडर के लिए कैसे एग्जांपल दी थी मैंने? शाबाश, कंपनी के नाम में एग्जाम्पल एक थी, कंपनी के नाम में कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होता है। ये कंपनी करती क्या है? कंपनी के नाम, वो फैब्रिक्स कंपनी थी ना हमारी, वो इसका मतलब यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर की कोई कंपनी है, इनका काम ही यही है, कपड़े बनाना। ठीक है, ओके। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शाबाश, इंटरनल डॉक्यूमेंट है। और मैंने लिखवाया था रिलेशनशिप अमंग कंपनी, शेयर होल्डर यानी ओनर्स एंड डायरेक्टर्स बताते हैं। इसमें ये सारी बातें लिखी होंगी, मीटिंग कब होनी है, कौन मीटिंग में आएगा, कितने दिन पहले नोटिस देना है, उसका कोरम क्या होगा, हमने क्या क्या करना है, ये सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टीज इसमें लिखी होती हैं। अगला टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले कंपनी को डिफाइन करें, वो ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और एनी प्रायर एक्ट, शाबाश, या लॉ। कंपनी लॉ को छोड़े, कंपनी लॉ को ना डिफाइन करें, छोड़े, रहने दें। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। कितनी टाइप्स ऑफ कंपनीज है? 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। कौन कौन सी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तीनों में कोई प्रॉब्लम? लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होती है? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी में अमाउंट दे एग्री टू कॉन्ट्रीब्यूट एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बताएं शाबाश, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बाय शेयर्स हो सकती है और नहीं भी हो सकती। बताएं शाबाश, अगर गारंटी लिमिटेड बाय शेयर है तो अगर शेयर की कोई अनपेड अमाउंट है तो उसके लिए भी लायबल होगा, प्लस गारंटी अमाउंट तो है ही। ओके, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी, शाबाश, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी था ना, तो लायबिलिटी सिर्फ बताएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप या स्टेटस, प्राइवेट कंपनी, मेनली पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? शाबाश, प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 50 होंगे, शाबाश, और ज्वाइंट मेंबर्स अगर हैं तो सिंगल कंसीडर किया जाएगा, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और क्या ये अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, शाबाश। और क्या पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो सकती है यहाँ पे? नहीं, ये कंपनी जो है वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले सकती। ठीक है। और पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ, शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, SMC कौन सी थी? सिंगल मेंबर कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड पाकिस्तान, रजिस्टर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, या
इट इंक्लूड्स, हाँ बताएं शाबाश, लेस देन ऑफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे फिर ये बताएं कि बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर 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 एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, ठीक है, अंडर एनी लॉ मींस कि वो बाय पाकिस्तान भी हो सकता है या फॉरेन भी। इट इंक्लूड्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर पाकिस्तानी लॉ और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, स्टैट्यूटरी बॉडी रजिस्टर्ड अंडर नो लॉ डिक्लेयर्ड बाय शाबाश, हाँ बाय लॉयर्स कंपनी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्शन बताएं, इट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड वो कंपनीज जिसको शाबाश एक्सक्लूड कर दे फेडरल गवर्नमेंट कि ये कंपनीज नहीं हो सकती। ओके उसके बाद क्या डिस्कस किया था, और कंपनीज भी तो थी, हाँ शाबाश शाबाश, पब्लिक कंपनी के दो दो लिस्टेड और अनलिस्टेड थी, वो कौन सी होती है, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, शाबाश। अनलिस्टेड कौन सी है, लेकिन शेयर ट्रांसफर तो हो सकते हैं ना, शेयर ट्रांसफर तो हो सकते हैं, लेकिन अभी हम कर नहीं सकते, क्यों, शाबाश, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि लिस्टेड नहीं है ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ओके होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, जो किसी दूसरे कंपनी को खुद या दूसरी किसी सब्सिडरी के साथ मिलके किसी दूसरी कंपनी में 50% या 50% से ज्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट्स ओन करे, या शाबाश पावर टू इलेक्ट अपॉइंट और रिमूव डायरेक्टर, शाबाश मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो सब्सिडरी कौन सी होगी, हाँ जिसको इसी तरह होल्ड किया जाता हो, शाबाश बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक तो होली ओन्ड सब्सिडरी भी थी, 100% शाबाश हमारे पास शेयर्स हो, और पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है, जिसको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी शाबाश ओन करती हो, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड या फिर शेयर्स अप टू, बल्कि मोर देन 50%, मोर देन 50%। तो ये टाइप्स ऑफ शेयर्स, सॉरी टाइप्स ऑफ कंपनीज। फिर इसके बाद फिर हमने कल डिस्कस किया था एसएससीपी मेंबर्स, सॉरी एसएससीपी रजिस्ट्रार और रेजोल्यूशन को, रेजोल्यूशन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स या ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स, ये ब्रॉडर टर्म है, ये भी ब्रॉडर टर्म है। इसका मतलब इस ये ऑफिसर जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए ये टर्म यूज होती होगी कंपनीज में। कौन लोग होते हैं इसमें, ऑफिसर इंक्लूड डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी का सेक्रेटरी और एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। ऑफिसर इंक्लूड डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी या कोई और बंदा जिसको कंपनी ऑथराइज करे एज ऑफिसर, कंपनी ने इसको ऑफिसर बनाया है तो वो भी ऑफिसर होगा। ऑफिसर करता क्या है, करता क्या ऑफिसर, अच्छा एसएससीपी इनका काम क्या है, सुपरवाइज करना। रजिस्ट्रार का काम क्या था, रजिस्टर करना, और जो स्टैट्यूटरी फाइलिंग है वो अपने पास है, ठीक है ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन, ये उनका काम था। ऑफिसर का काम क्या होगा, ऑफिसर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये इंटरनल होता है एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, ओके इंटरनल, इंटरनल इंटरनल, ये डायरेक्टर्स होंगे शायद, डायरेक्टर्स आल्सो इन ऑफिसर। तो ये ऑफिसर की एक एग्जाम्पल है, ये ऑफिसर की एक एग्जाम्पल है। तो मुझे मेंबर की जगह ऑफिसर लिखना चाहिए था, आगे पे डायरेक्टर्स, लेकिन नहीं, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि हम बाकियों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमने सिर्फ इसको ही डिस्कस करना।
इनका काम मैनेज द कंपनीज एंड मेजर। बताएं शाबाश, कंपनी को कौन मैनेज, कंपनी को कौन ओन कर रहा होता है, कंपनी को कौन मैनेज करता है, डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, इनको हम कहते हैं ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या मतलब होता है? कलेक्टिवली इन डायरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? जैसे कलेक्टिवली पार्टनर्स को क्या कहा जाता था, इसी तरह कलेक्टिवली बोर्ड मीन्स द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स मीट इन बोर्ड मीटिंग। कल भी एक मीटिंग पढ़ी थी हमने, जनरल मीटिंग, आज भी एक मीटिंग है। वो मीटिंग किन लोगों की थी, ये मीटिंग किन की है? वेयर दे मेक कलेक्टिव डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। बताएं शाबाश, एक डायरेक्टर जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। एक डायरेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कलेक्टिव डिसीजन ज्यादा बेहतर होता है ना। These decisions guide the company's policies and overall direction। शाबाश, इनका काम क्या होगा? कंपनीज की पॉलिसीज बनाना और कंपनी को उन पॉलिसीज के मुताबिक डायरेक्ट करना, चलाना। कुछ हमें बात समझ आई? ओके, आगे वो डेफिनेशन जिसका आपको इंतजार था, मेंबर्स। मेंबर, शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर, जो शेयर होल्ड करते हैं, जो शेयर होल्ड कर रहे होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। जैसे पेन मेरे पास है तो मैं क्यों पेन होल्डर, ये भाई को भी दे दिया तो पेन होल्डर्स हो गए। क्या हो गए? एक और भी हो गया, एक और पेन होल्डर्स हो गया। कितने हो गए? 3 पेन होल्डर्स हैं। क्या है? 3। ये शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स। क्या बाकी शेयर होल्डर्स हैं? क्या बाकी भी शेयर होल्डर्स हैं? क्या बाकी इस क्लास का हिस्सा है? इस क्लास का हिस्सा तो है, मैं कह सकता हूं कि ये पार्टिसिपेंट्स है, इस क्लास के पार्टिसिपेंट्स है, पर ये शायद ये शेयर होल्डर नहीं है, पेन होल्डर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर और पेन होल्डर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यानी मेंबर्स में शेयर होल्डर और मेंबर में ज्यादा फर्क नहीं है। शायद मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग मखसूस होंगे जिनके जेब में शेयर भी होंगे। किधर गए मेरे शेयर्स? शेयर आजा शेयर आजा, ये शेयर है। अब मैं ये होल्ड कर रहा हूं तो मैं शेयर होल्डर हूं, ये मैं होल्ड कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शेयर खरीदे नहीं, जिन्होंने शेयर तो नहीं खरीदे, लेकिन उनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में लिखा गया है, तो ये लोग भी मेंबर्स कहलाएंगे। बताएं शाबाश, क्या हर मेंबर शेयर होल्डर होता है? क्या हर मेंबर शेयर होल्डर होता है? क्या हर शेयर होल्डर मेंबर होगा? यस। बस बात समझ आ गई आपको? बस मैं परेशान था कि यही बात आपको कैसे समझाऊं, आपको तो बात समझ आ गई। 10 सब्सक्राइब, ये कौन लोग हैं सब्सक्राइबर? बताओ शाबाश। कल बताया था मैंने, प्रोमोटर्स, सब्सक्राइबर, उसके बाद फिर शेयर होल्डर। कौन होता है ये प्रोमोटर सब्सक्राइबर? कौन होता? जो कंपनी के बारे में सोचते हैं, जो कंपनी के बारे में सोचते हैं, ये लोग हैं, ये सोच रहे हैं, ये सोचने वाला कहलाता है प्रोमोटर्स, ये प्रोमोटर्स। और यही लोग जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे या उसके लिए फर्स्ट स्टेप उठाएंगे कंपनी को बनाने के लिए, तो ये लोग फिर क्या कहलाते हैं? सब्सक्राइबर्स। ये सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं, सब्सक्राइबर। और सब्सक्राइबर जब इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेगा तो सब्सक्राइबर को हम नाम देते हैं मेंबर्स। इनमें से कुछ लोग शेयर्स ओन करते हैं, शेयर होल्ड करते हैं, वो शेयर होल्डर्स भी बन जाते हैं। तो हर शेयर होल्डर शेयर होल्ड भी कर रहा होता है, प्लस मेंबर्स भी बनता है।
द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम पे साइन करने वाले लोग आर कंसीडर्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स। मेमोरेंडम पे साइन करने वाले लोग और एग्रीड, यानी लॉ कहता है यही वो लोग हैं जो एक्टिवली या जो सचमुच कंपनी बनाना चाहते हैं, जो बनाने वाला होता है वो क्या मेंबर नहीं होता, वही तो मेंबर होता है, वही तो मेंबर होता है। वो सचमुच मेंबर बनना चाहता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्सक्राइबर तो नहीं होते, लेकिन हम उनसे पूछते हैं भाई मेंबर बनोगे, वो कहेगा मैं बिल्कुल बनूंगा, मैं बिल्कुल बनूंगा, तो उनका नाम हम रजिस्टर में लिख लेते हैं। ये शुरू में होता है, बाद में ऐसे नहीं होता, बाद में ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि उस वक्त हमें कुछ लोगों के मोरल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। ये कोई जवाब नहीं है, लेकिन बस जवाब है। ठीक है, आप सेटिस्फाई हो गए ना? बस मोरल सपोर्ट की, कंपनी के लिए क्या मोरल सपोर्ट की जरूरत होगी, लेकिन मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। मैं खुद ही बता देता, इसलिए जरूरत नहीं थी, तो मैंने ये जवाब दे दिया। ठीक है, ठीक है। द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर कंसीडर्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स एंड ऑटोमेटिकली बिकम व्हेन द कंपनी इज रजिस्टर्ड। सब्सक्राइबर जिन्होंने साइन किए हैं, जिसने भी साइन किए हैं, जैसे कंपनी रजिस्टर्ड होगी खुद ब खुद इनका स्टेटस सब्सक्राइबर से मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन एडिशन से मुराद इन मेंबर्स के अलावा अ पर्सन बिकम आल्सो अ मेंबर इफ दे आर अलॉटेड शेयर्स। तो मींस के उस वो बंदा जिसको हमने शेयर बेचे, जिसको शेयर अलॉट किए, तो वो बंदा भी मेंबर बन गया। तो शेयर तो होल्ड करने वाला क्या शेयर होल्डर नहीं होता? तो हर शेयर होल्डर और बिकम द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर इन द कंपनी। क्लासेस और काइंड ऑफ शेयर हम बाद में पढ़ेंगे। क्लास ए, क्लास बी, काइंड ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर। शेयर के डिफरेंट क्लासेस होते हैं, क्लास ए शेयर, क्लास बी शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स, ये दो काइंड्स ऑफ शेयर। ठीक है, आगे चले। इन एडिशन टू मेंबर प्लस शेयर होल्डर, इफ अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, कंपनी है जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, दे एग्री टू बिकम अ मेंबर। कोई ऐसा बंदा भी आ सकता है कि अगर शेयर कैपिटल नहीं है इस कंपनी का, मींस के लिमिटेड बाय शेयर नहीं है, तो भी कोई बंदा आ सकता है, तो भी कोई बंदा मेंबर बन सकता है। जो जिसका शेयर कैपिटल नहीं होता वो कौन सी कंपनी होती है? बाय गारंटी। इन ऑल केसेस पर्सन नेम मस्ट बी एंटर्ड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इनका नाम और इनका नाम, इन तीनों का नाम एक ही रजिस्टर में लिखा जाएगा, एक ही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा। इन सारों को हम कहते हैं मेंबर्स कलेक्टिवली। क्या मेंबर्स हैं? ये मेंबर्स हैं। लेकिन क्या सारे मेंबर एक जैसे हैं? क्या सारे मेंबर एक जैसे होंगे? नो। अब डिफरेंस देखें। द टर्म्स मेंबर एंड शेयर होल्डर आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है, बट मेंबर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, person who subscribed to the memorandum becomes member immediately after registration, even if share certificate have not yet been issued or allotted। यानी अभी शेयर सर्टिफिकेट कोई उसके पास है नहीं, उसके पास कोई शेयर नहीं, अभी उसके पास कोई भी शेयर नहीं है, उससे पहले ये मेंबर बन चुका है। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है जिसमें कोई शेयर नहीं होते, मेंबर्स में नॉट होल्ड शेयर बट में एग्री टू कंट्रीब्यूट a certain amount if the company is bound। अब तो ये दोनों मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होंगे। फिर से बताएं शाबाश, ये क्या होते हैं? मेंबर्स तो होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते। तो जहां पे शेयर की बात हो रही होगी वहां पे क्या लफ्ज मेंबर में यूज कर सकता हूं? कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मेंबर ब्रॉडर है, उसमें बाकी भी आ जाते हैं, तो क्या मुझे स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए कि ये कौन से वाले मेंबर हैं? शेयर होल्डर है ये। तो इसलिए अब हम लफ्ज शेयर होल्डर और मेंबर हर एक स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिकली यूज करेंगे।
ठीक है, बात समझ आ गई? जहां पे किसी एक उसमें पर्टिकुलर प्रोविजन या केस में सारों को एड्रेस करना पड़ेगा। सारों से मुराद सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम को भी, जो लोग शेयर होल्ड कर रहे हैं वो भी, और जिनका नाम वैसे मेंबर्स में लिखा गया है यानी गारंटी वाले, उनको सारों को, तीनों को एड्रेस करना होगा। तो फिर यहां पे मैं लफ्ज यूज करूंगा मेंबर। शाबाश। जहां पे सिर्फ उन लोगों को जिनके पास शेयर्स हैं, बताएं उनके लिए क्या लफ्ज यूज करूंगा? शेयर होल्डर। उनके लिए क्या मेंबर का लफ्ज यूज कर सकता हूं? लेकिन गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। स्पेसिफिक करेंगे साहब, स्पेसिफिक हम करेंगे। तो अब मेंबर्स और शेयर होल्डर में फर्क समझ आ गया? देखिए कोई बड़ा फर्क तो नहीं था ना, लेकिन इस चीज का फर्क था कि शेयर वाले को सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर ही कहा जाता है। कंपनी का मेंबर बनने का क्या फायदा है? मेरे पास टाइम कम है, मेरा आज मूड था कि मैं आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें आज ही बता दूं, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है। एक कॉन्सेप्ट मैंने शुरू कराना है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। ये एक ही दिन में खत्म होना चाहिए, ये एक ही दिन में होना चाहिए जी। प्रोमोटर सब्सक्राइबर कैसे बनते हैं? प्रोमोटर अभी सिर्फ सोच रहे हैं। ये इनमें से कुछ लोग उठ के जब एक्चुअली जाते हैं और वो कागजात एप्लीकेशन लेकर आते हैं और एप्लीकेशंस फिल करते हैं, इनके साथ कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं और साइन करते हैं, तो साइन के साथ ही वो सब्सक्राइबर बन जाते हैं। ठीक है? मेंबर्स वो जिनके पास शेयर्स नहीं होंगे वो ओन नहीं करेगा कंपनी को। ये जो सब्सक्राइबर हैं, कंपनी बनाई तो इन्होंने थी ना। अब ऐसे कि जिन्होंने घर बनाया हो, हम उनको ही घर से निकाल दें क्योंकि हम तो कमाने वाले हैं? अब ऐसे तो नहीं होना। चलो इसका जवाब मैं दूंगा। ये आपकी जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर करूंगा, पर आज नहीं, आज प्लीज नहीं। मैं वो टॉपिक आज कंप्लीट करवाना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए। मैंने वो याद करवाना है और वन गो में ही ये टॉपिक कंप्लीट हो तो फिर ही याद हो सकता है। ठीक है, शाबाश। यहां तक कोई सवाल? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं कल बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा। अच्छा बच्चों, ये चेक करें, ये चेक करें, इधर देखें, इधर देखें। आपसे एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछेगा, वो इस तरह के सवाल पूछेगा, इस तरह के सवाल। सर ये कौन से सवाल है? सवाल को मारे गोली। वो आपको डेट देगा, वो आपको एक इवेंट देगा कि ये हो गया। अब उस इवेंट का आपको पता होगा कि इसमें 14 डेज होते हैं, 15 डेज होते हैं, 21 होते हैं, 28 होते हैं, 35 होते हैं, या 40 डेज हैं, या 45 है, या 60 डेज है, या 7 दिन। ये सारे डेज हैं। मैंने आपको ये सारे डेज बता दिए। अब ये सारे डेज आप जहन में रखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन पहले वाली प्रोविजन लगेगी। ओके, वहां पे डेट मेंशन होगी, जैसे कि ये 16 अप्रैल है। अब प्रोविजन में लिखा हुआ है कि स्पेशल रेजोल्यूशन हम कब पास कर सकते हैं? पास उसके लिए बाय व्हेन टू फाइल। ये फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन है। क्या है ये? फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन है या नोटिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन है? बताइए शाबाश। नोटिस लफ्ज लिखा हुआ है, फाइलिंग लिखा हुआ है। फाइलिंग होती है रजिस्ट्रार के पास, रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। नोटिस यह है शेयर होल्डर को हमने जो नोटिस भेजना है, किस लिए? मीटिंग के लिए, बुलाने के लिए। तो मीटिंग में बुलाने के लिए नोटिस के लिए कुछ लफ्ज यूज होता है, नोटिस। और ये जो फैसले होंगे ये कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने हैं? लिखा हुआ 15 डेज। अभी नहीं पढ़ा ना हमने, अभी हमने पढ़ना है विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर। 16 अप्रैल को स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है। 16 अप्रैल के 15 दिन के अंदर अंदर, यानी इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर हमने रजिस्ट्रार के पास ये फाइल करवानी है, ये रेजोल्यूशन। तो उसके लिए हमें आखिरी डेट बता दीजिएगा। लिखा होगा बाय व्हेन, बाय 1 ऑफ
मई, यानी आखिरी तारीख कौन सी है? आखिरी तारीख कौन सी है? 1 मई। इसकी एग्जाम्पल सुने। आपका बिजली का बिल आता है और बिजली के बिल में लिखा हुआ है कि जिस दिन आपको ये रिसीव हो गया, यानी आपको 5 तारीख को रिसीव हुआ है, आप 7 दिन के अंदर अंदर ये जमा करा सकते हैं। मुझे बताएं, आपके घर वाले आपसे कहेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है? बताएं सावश। 5 को अगर बिल रिसीव हुआ है तो 7 दिन और है, तो लास्ट डेट क्या होगी इसकी? बताएं सावश, हमारी इस रेजोल्यूशन की फाइलिंग की लास्ट डेट क्या है? मई 1। तो ये प्रॉब्लम आएगी कि आप नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। क्या 16 जमा 15 1 मई बनती है? इसके लिए एक काम हमें और करना पड़ेगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो कैसे करेंगे शाबाश? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे शाबाश? यहां से शुरू करूं या यहां से शुरू करूं? इधर से शुरू करूं? हाँ, नो, इधर से नहीं करते, इधर से। या तो अंगूठे से शुरू करते हैं या फिर इधर से शुरू करते हैं। हाँ हाँ, यहां से शुरू करते हैं, या तो अंगूठे से शुरू या इधर से शुरू करते हैं, क्योंकि इधर से सही होता है। जी बताएं शाबाश। जनवरी में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31। ये वाले 31 डेज हैं। उसके बाद फिर 28 डेज हैं। कितने? 28 डेज हैं। और अगर ये लीप ईयर है तो फिर 29 है। 29 है, ठीक है। तो एग्जाम में आपने ये भी देखना है कि 16 अप्रैल के साथ क्या लिखा हुआ है? 2024 लिखा हुआ है, 2025 लिखा हुआ है। तो अगर 2024 लिखा हो तो हाँ, 24 तो डिवाइड बाय 4 है ना, इसलिए मैंने 24 और 25 बोला है। 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो अगर तो 2024 है तो 29 दिन काउंट होंगे। और नेक्स्ट मार्च का महीना 31, अप्रैल का महीना 30, फिर मई का महीना, जून, जुलाई। इस तरह जो है वो आपको नंबर ऑफ डेज का भी पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मसला होता है कंपनी लॉ में। ओके, चलो बच्चों, चलो बच्चों, अब हम लोग एक और ऑर्गेनाइजेशन आज बनाते हैं। हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम पता है? नहीं पता आप लोगों को? लो, हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन फाउंडेशन। क्या नाम है इसका? एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन फाउंडेशन। क्या लगता है इसके नाम से काम क्या होगा इनका? पढ़ाते होंगे, हम सारे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और लिखा फाउंडेशन है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन का क्या मतलब है? फाउंडेशन का सिर्फ मतलब इदारा है, तो फिर इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं? तो दोनों इदारे हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें हम सबका ऑब्जेक्टिव ये होगा, मेरा ख्याल है कि जो सोसाइटी में गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही है ना, हम इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हम फ्री में सीए करवाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे फ्री में। तो दिस इज अ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, नॉट ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन फाउंडेशन। तो ये तो हम लोग बनाएंगे ना, ये सही है, ये हमारी क्लास बनाएगी ये। अच्छा, हम यहां पे लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, पहले सुने केस को समझने, अंडरस्टैंड करें, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यानी इधर से ही लिंक करेंगे इंशाल्लाह इसको। हमने स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट किया कि हम आपको पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आपका फ्यूचर है। फ्यूचर क्या होगा? ब्राइट, ब्राइट। तो एक स्टूडेंट हमसे पढ़ता है और उस स्टूडेंट का फ्यूचर डार्क हो जाता है, तो लाइट नहीं होगी ना इस वजह से।
इतना ज्यादा हो गया वो। अच्छा, तो पेपर नहीं पास हो रहे, पेपर नहीं पास हो रहे। अब वो क्या कहता, आपने कहा था कि आप मेरे पेपर पास करवाएंगे, आपने मेरा 5-6 साल लगवाया, उसके बावजूद भी मेरा पेपर पास नहीं हुआ, मुझे 5-6 साल का कंपनसेशन दे, कंपनसेशन दे। देनी पड़ेगी ना, अब तो कंपनसेशन देनी पड़ेगी ना, कंपनसेशन। हाँ, ये रिस्क हो सकता है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे करें कि कंपनी की तरह हम भी अपनी लायबिलिटी को क्या करें, लिमिट करवा लें। तो यानी मैं अपने नाम के, इसके बिजनेस के नाम के साथ, बिजनेस के नाम के आगे क्या लिखवाऊं, एलटीडी। तो जब एलटीडी हो गया तो ये तो कंपनी लिमिटेड हो गई ना, लिमिटेड हो गई ना। तो बताएं शाबाश, क्या मैं इसको रजिस्टर्ड करवाऊं? नो नो, इसको एज कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरा मकसद बिजनेस करना तो है नहीं, क्योंकि मेरा मकसद प्रॉफिट अर्न करना तो है नहीं। क्या हमारा इसका मकसद ये था कि इससे आएगा रेवेन्यू वो हम आपस में बांटेंगे? नहीं, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था, बल्कि हमारा मकसद क्या था, वेलफेयर सोसाइटी को सर्व करना, पुअर स्टूडेंट्स को एजुकेट करना था। हमारा ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट था। सो ये रिस्क है कि कल कल को कोई स्टूडेंट जो है वो ये कह सकता है कि मेरी फीस सारी मुझे वापस करें, इतनी मैंने मेहनत की है, या फिर मुझे सीए की डिग्री दे दें। समटाइम पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल या चैरिटेबल पर्पज सच इज एजुकेशन, रिसर्च और वेलफेयर। ये लोग भी चाहते हैं कि इनकी लायबिलिटी प्रोटेक्टेड हो। क्या हो? इनकी लायबिलिटी प्रोटेक्टेड हो। तो ये क्या करते हैं, कागज के सफे पे अपने सारे रूल्स लिख लेते हैं कि हमने स्टूडेंट को इस तरह एजुकेट करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा मकसद है। फिर जाते हैं ये एससीसीपी के पास और उनसे दरखास्त करते हैं, एक तो आप हमारी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करवा दें, लिमिट करवा दें, और दूसरा हमें लाइसेंस भी जारी कर दें। एससीसीपी ये कमीशन, इसकी स्क्रूटनाइजेशन होती है, वो देखते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, आपको लाइसेंस दे देते हैं, आपको रजिस्टर्ड करते हैं एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बताएं शाबाश, हमने जो ये इनिशिएटिव लिया था क्या प्रॉफिट के लिए था, किस लिए था? शाबाश, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली 2-3 लाइनें पढ़े, अल्लाह करे आपको बात समझ आ जाए। Sometime people form organization. The organization may want the protection of limited liability like a company. Under section 42, और याद रखिएगा आई कैप ने एक ही दफा ये सेक्शन का नंबर यूज किया, इसके बाद कभी ये नंबर यूज नहीं किया आई कैप ने। SCCP allows such association to registered as companies. एज कंपनी, कंपनी की तरह। तो कंपनी तो ऐसे ही रजिस्टर्ड होती है ना, कंपनी तो ऐसे रजिस्टर्ड होती है, लेकिन ये ऐसे हैं कि हम इन्हें कहेंगे नहीं 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 नहीं, आप ना हमें कंपनी की तरह ही ट्रीट करें। अब हम हमें कंपनी की तरह ही ट्रीट करें, लेकिन हमारे नाम के आगे विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड इन देयर नेम। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 42। और रजिस्टर्ड कौन करवाता है, यानी इनको लाइसेंस कौन देता है, इजाजत कौन देता है? SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान allows such association to registered as companies, as company without using the word, और ये अपने नाम के साथ, अपने नाम के साथ LTD क्यों नहीं लगवाते? अभी पढ़ेंगे हम, अभी हम पढ़ेंगे, यही तो अभी पढ़ना है। लाइसेंसिंग ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, यस, ये कंपनी की तरह होती हैं, बिल्कुल कंपनीज है, नहीं है। तो कंपनी की तरह है, कंपनीज नहीं है, वो कंपनीज बिजनेस पर्पस के लिए होती हैं, ये नॉट फॉर बिजनेसेस है। सर क्या इनके शेयर्स होंगे? शेयर्स के बदले तो हमें प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है प्रॉफिट में से। नहीं, हम ऐसे नहीं करते। यूजुअली यहां पे ऐसे होता है कि कुछ लोग जो है वो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और बाकी लोगों से लेते हैं,
अपना यूज किया, लोगों का इस्तेमाल किया, तो सारे लोग जिन्होंने पैसा दिया वो डिविडेंड की सॉरी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में नहीं देते, बल्कि चैरिटीज डोनेशन की शक्ल में ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो चैरिटी या डोनेशन देने वाला क्या शेयर होल्डर बन जाएगा? नहीं। क्या बदले में इनको शेयर ट्रांसफर करेंगे? नहीं। क्या ये कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर्ड है? नहीं। तो जब कंपनी नहीं है तो शेयर्स कहां से आ गए? चलो चलो बच्चों, देखो शाबाश, देखे देखे देखे, यस। इनके ओनर्स को क्या कहते हैं? इनके ओनर्स को क्या कहते हैं ये तो बता चुका हूं मैं, ये तो मैं बता चुका हूं, यही तो मैं पीएससी में बता चुका हूं। ये मेंबर्स ही होते हैं, ये मेंबर्स ही होते हैं। जो शेयर होल्डर नहीं होता वो मेंबर्स होगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर लाइसेंस। एलिजिबिलिटी फॉर लाइसेंस, इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ होगा तो फिर हम इनको लाइसेंस देंगे। ठीक है, बताएं साहब इस पर क्या? द एसोसिएशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड है। मुझे तो ये बात नहीं समझ आई, मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। शाबाश, कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड, शाबाश। आप लोगों को पता हो कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड? नो जी, शाबाश। बन सकती है कंपनी, बना दे इसको कंपनी, बना दे इसको कंपनी। प्राइवेट भी हो, पब्लिक बन सकती है। जब ये कंपनी नहीं है तो कैसे कंपनी बन सकती है? वो इस तरह नहीं, वो कंपनी की तरह उनके सारे काम होंगे। मैं पहले बता चुका हूं, ये लोग रेवेन्यू तक कमाते हैं, पर इनका रेवेन्यू घर नहीं जाता, किधर जाता है पता नहीं, भूल जाते हैं, पिछली सारी बातें भूल जाते हैं। मैं कोई ऐसा सवाल नहीं आपसे पूछूंगा जो मैंने पढ़ाया ही ना हो। ओके, इट इज फॉर्म टू प्रमोट, इट इज फॉर्म टू प्रमोट ये और ये कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, इन अदर यूजफुल पर्पस। तो ये सारे पर्पस हैं। किस लिए आप ये बना रहे हो? आप किस लिए बना रहे हो? बताएं साहब, ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए? ये इसलिए। अब उसने एग्जाम में सवाल पूछा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएं, तो क्या यहां से लेके यहां तक सारे पॉइंट्स लिख लेंगे? जितने याद आ गए हस्बे तौफीक लिख लीजिएगा, जितने पॉइंट्स याद आ गए आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों इधर देखें, इट इज फॉर्म टू प्रमोट यूजफुल पर्पस ऑफ द सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल चैरिटी एटसेट्रा। आपकी जिंदगी आसान, फॉर एग्जाम्पल चैरिटीज एटसेट्रा। लेकिन जब इतने सारे आपको बताए जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल एजुकेशन की दी है कि चलो इसी बहाने आपको ये एजुकेशन वाला भी याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, ये आपको भूलेगा नहीं। सोशल वेलफेयर आपको भूलता नहीं है, एजुकेशन मैंने याद करवा दिया। तो कितने पॉइंट्स हो गए? तो 3 एग्जाम्पल बहुत काफी हैं, बहुत है 3 एग्जाम्पल। हेल्थ वाली भी याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये भी याद है, स्पोर्ट्स, मुझे तो ये भी याद है। याद होगी अभी इसी तरह? चले फिर कर लें। सबसे पहले बताएं शाबाश, ये क्या होगी? फॉर्म एसोसिएशन मस्ट कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड एज, तो ये अल्फाज याद करवाने थे, कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कल थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करूंगा, आज याद करवाऊंगा, कल थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। इट इज फॉर्म टू प्रमोट सोशल, शाबाश, इट इज फॉर्म टू प्रमोट सोशल वेलफेयर या यूजफुल पर्पस ऑफ द सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल चैरिटीज, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, शाबाश, बिल्कुल ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर थ्री, it applies its income and profits, जो कमाया, यहां पे प्रॉफिट से मुराद वही इनकम है,
ओनली टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स तो बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा घर बनाना है, यही है ना हमारा। हाँ वो हमारा है, इनको ऑब्जेक्टिव्स ये सारे हैं, ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, फिर से बताएं साहब 3 बातें कौन सी? कैपेबल ऑफ बीइंग, फॉर्म्ड इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरी बात फॉर्म फॉर सोशल यूजफुल पर्पस, सोशल यूजफुल पर्पस जैसे कि चैरिटी, स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर 3, जो कमाएगी ये, शाबाश, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और ऑब्जेक्टिव्स ऊपर लिखे हुए, ठीक है। It distribute dividend to its members like company, not distribute। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट? क्योंकि कोई प्रॉफिट तो जब प्रॉफिट नहीं है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? It does not distribute dividend to its members, dividend to its, ये अपने मेंबर्स को प्रॉफिट भी, सॉरी डिविडेंड भी, its activities must not violate the law, यानी कोई इलीगल काम ना करे, ये कोई इलीगल काम ना करे, या पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना करें, इसको हार्म ना करें, इसको ब्रीच ना करें। क्या है ये पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? आज याद करेंगे, कल इसको सीखेंगे, आज याद करेंगे, कल इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो याद भी करना है और समझना भी है, आज याद करेंगे, कल इसको, और आज समझना शुरू हो गए तो आज ये ना टॉपिक कंप्लीट होगा, ना टॉपिक कंप्लीट होगा, और ना फिर पूरा ये याद होगा। तो मैं चाहता हूँ आज हम याद करें, कल ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है अल्फाज इसको समझ लें, ठीक है। कोई लीगल टर्मिनोलॉजीज नहीं है, इंग्लिश में भी यही अल्फाज यूज होते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, सोसाइटी को सर्व करना, उनका एक ही कॉज है, एक ही मकसद है। ओके, अच्छा, ये लोग क्या बस इसीलिए करते हैं कि सोसाइटी सर्व हो और बस खत्म? नहीं, कुछ लोग इसलिए भी करते हैं उन्हें कोई एक सर्टिफिकेट मिले, हाँ ये कोई कुछ सर्टिफिकेट मिले, कुछ लोगों को ये चाहिए होता है, और बहुत सारे केसेस में ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। इनके ऑफिसर्स क्या सैलरी लेते हैं? बिल्कुल इनके ऑफिसर्स सैलरी लेते हैं। यहाँ पे काम करने वाले लोगों को तनख्वाहें मिलती है, उनके भी घर होते हैं, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, वालदैन होते हैं, खाते पीते घराने से होते हैं। चले जी, द लाइसेंस इज इशूड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड डिसाइड बाय द एससीसीपी। लेकिन मुझे फिर से बताएं शाबाश, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होने चाहिए? शाबाश, कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शाबाश, यूजफुल पर्पस के लिए होने चाहिए, जो कमाया शाबाश वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स पे खर्च करें, शाबाश, डिविडेंड ना दे अपने मेंबर्स को, लॉ की वायलेशन ना हो रही हो, शाबाश, किसी भी लॉ की वायलेशन या पब्लिक इंटरेस्ट की वायलेशन ना हो रही हो। अगर इनमें से कोई एक भी फुलफिल ना हो तो फिर लाइसेंस, शाबाश, हम नहीं देंगे, या लाइसेंस खत्म हो जाएगा। लाइसेंस जो है वो उनको मिलता है क़यामत तक ना, क़यामत तक लाइसेंस दे दे, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, आधे पौने घंटे के लिए, डिसाइडेड बाय एससीसीपी, डिसाइडेड बाय एससीसीपी। पहली लाइन तो आपने पढ़ी नहीं। एससीसीपी में इशू अ लाइसेंस, ये याद रखेंगे आप, एससीसीपी इशू अ लाइसेंस, कौन? एससीसीपी इशू अ लाइसेंस allowing an association to registered as a public limited company। ये बिल्कुल पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही होती है। अब सुन ले, हुई होती है, विदाउट द वर्ड लिमिटेड, विदाउट द वर्ड लिमिटेड, बस इसके इनके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं आता बस। फिर से बताएं शाबाश, 5 पॉइंट कौन से? शाबाश,
कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोशल पर्पस के लिए हो, शाबाश, जो कमाए अपने ऑब्जेक्टिव पे खर्च करे, डिविडेंड ना करें डिस्ट्रीब्यूट, और लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट की वायलेशन ना हो। बताएं शाबाश, अगर ये 500 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम लाइसेंस इशू करेंगे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। और कौन करेगा? एसएससीपी। शाबाश, कंडीशंस याद हो गए, डेफिनेशन भूल गई, ऐसे तो नहीं है? कंडीशन 5 याद हो गए, डेफिनेशन भूल गई, ऐसी बात तो नहीं है? ओके, चले बच्चों आगे देखें, आगे देखें। एससीसीपी में इम्पोज सर्टन कंडीशन वाइल ग्रांटिंग द लाइसेंस। तो मैं यहां पे इसके साथ लिख लेता हूं कंडीशनल। क्या? कंडीशनल। कंडीशनल यानी लाइसेंस क्या होगा? कंडीशनल लाइसेंस हो सकता है, कंडीशनल। बताएं शाबाश, अब जो एससीसीपी ने कहा जो कंडीशन साथ अटैच की है, वो कंडीशन इनके लिए इसको मानना, इसको फुलफिल करना, इसको कंप्लाई और ओबे करना लाजमी होगा कि नहीं? ऐसे ही जैसे कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को कंप्लाई करती है। ओके, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। द कंपनी, ये भी कंपनी होती है क्या? यस, must prepare its memorandum and articles according to table F of the first schedule, and these documents must be approved by SECP. What is table F? हमने दिया तो हुआ था, नहीं है? कोई बात नहीं, दिखा दूंगा मैं कल, दिखा दूंगा कल, टेबल एफ दिखा दूंगा। फिर से बताएं शाबाश, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, आगे इसके साथ लिखें, आगे इसके साथ लिखें टेबल एफ, बस ताकि याद हो। टेबल एफ, चलो बच्चों शाबाश, जल्दी जल्दी याद भी करें और आगे भी देखें। टेबल एफ क्या है ये मैं कल बताऊंगा, अभी हम याद करेंगे, कल बताऊंगा। एक एक चीज आपको कल दिखाऊंगा मैं, जो ये कंपनी के होती हैं। प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द लाइसेंस्ड एसोसिएशन। प्रिविलेजेस कैसे कहते हैं? हाँ, प्रोटोकॉल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसको? प्रिविलेजेस का क्या मतलब है? बेनिफिट्स। ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शाबाश ऑफ अ लाइसेंस्ड एसोसिएशन। रजिस्ट्रेशन के बाद इनको इसका क्या बेनिफिट होगा और इनकी क्या जिम्मेदारी, क्या लायबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एसोसिएशन रिसीव द सेम प्रिविलेजेस अ लिमिटेड कंपनी। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? जो फीचर कंपनी के थे वही सेम फीचर्स इसके भी होंगे। क्या फीचर्स थे? शाबाश, सेपरेट लीगल स्टेटस, परपेचुअल नहीं। कौन बोला है? आप बोले परपेचुअल। परपेचुअल सक्सेशन तो कभी ये मरती नहीं है कंपनी, उसमें कंपनी वाले फीचर्स होंगे, कंपनी वाले फीचर होंगे। तो इसमें तो लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सिर्फ, तो बता सकता है? हाँ, फीचर्स ये थे, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, शाबाश। लायबिलिटी इनकी अपनी होगी, तो ये सारे जो फीचर थे वो होंगे। क्या होगा परपेचुअल सक्सेशन के बारे में? चूंकि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है, वायलेशन करते हैं तो इस तरह तो कंपनी भी खत्म हो जाती है वायलेशन के केस में। फिर ये क्या है? सच इज लीगल आइडेंटिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। However, it must also follow all legal responsibilities of company. लीगल केसेस कंपनी अपने खुद
लड़ती है तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन लीगल स्टेटस को खुद देखेगी। फिर से याद करवाएं शाबाश मुझे। सबसे पहले डेफिनेशन, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए काम करती है? चैरिटीज, चैरिटेबल पर्पस के लिए, सच एज एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च, वेलफेयर। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? इनकी लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो, प्रोटेक्टेड हो। वो अपने लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं, तो क्या करें उसके लिए? शाबाश, एससीसीपी से लाइसेंस ले लें। एससीसीपी इनको लाइसेंस इश्यू करेगा, कंपनी की तरह ये रजिस्टर्ड होते हैं, और नाम के साथ बताएं शाबाश क्या आएगा? एलटीडी आएगा ना? नो, कंपनी तो है बट विदाउट एलटीडी, शाबाश। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें कितनी बातें? 5। और अगली बात, कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कंडीशन एंड रेगुलेशन ऑफ लाइसेंस। बताएं शाबाश, एससीसीपी इनको ये लाइसेंस इश्यू करता है, और लाइसेंस क्या हो सकता है? कंडीशनल। तो जो कंडीशन एससीसीपी साथ अटैच कर दें उनके लिए उसको मानना, कंप्लाई करना, शाबाश। और फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, यानी कौन सी शक्ल में, कौन से फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स? ये फर्स्ट शेड्यूल के टेबल, ये कंपनी लॉ के ना कुछ शेड्यूल होते हैं, कुछ टेबल्स होते हैं। टेबल से मुराद ये है कि मॉडल कुछ आर्टिकल्स बने हुए हैं, मॉडल। हर कंपनी जो है वो अपने आर्टिकल्स बनाती है ना, और एमओएबी कंपनी लॉ में पहले से ही कुछ फॉर्मेट्स बने हुए हैं, आप क्या कर सकते हो? सिंपली उन फॉर्मेट्स को कॉपी कर सकते हो। उनमें जो जो बातें लिखी होगी अपने मुताबिक इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, और इसी को 100% कॉपी भी कर सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ शेड्यूल होते हैं, कुछ टेबल्स होते हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल का जो टेबल एफ है, आप एग्जैक्टली उसके मुताबिक जो है वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रिपेयर करोगे। थोड़ी बहुत बात समझ आ गई? फिर से बताएं शाबाश, क्या बोला मैंने? एक तो कंपनी खुद अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना सकती है, तैयार कर सकती है, शाबाश। अच्छा भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप क्या करते हैं, आप कोई ईमेल ड्राफ्ट करते हैं। जैसे आपने छुट्टी करनी है तो आप स्कूल में वो करते थे, एप्लीकेशन लिखते थे। आप ऐसे कर सकते हो, एप्लीकेशन खुद से लिखो। एप्लीकेशन जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करो, वही होगा बस। आप जहां पे अली का नाम होगा वहां पे आप अपना नाम लिख लेंगे, जहां पे एबीसी होगा वहां पे अपना नाम लिख लेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे, साइन करेंगे, चलो भाई। बाकी तो सिकलियो की वही एप्लीकेशन है ना भाई, सिकलियो की एप्लीकेशन तो वही होगी। तो एक फॉर्मेट बना बनाया होता है, वो कह रहा है बना बनाया फॉर्मेट को भी कॉपी कर सकते हैं। तो बताएं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इनके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम कैसे होंगे? जो कंपनीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल का टेबल एफ है उसके मुताबिक होने चाहिए। अब आपने देखा है क्या? आपने नहीं देखा तो मैं दिखाऊंगा। कहीं पे लिखा होगा, मैं वही लिखा हुआ सारा कुछ दिखाऊंगा आपको कि ये इस तरह होता है। प्रिविलेजेस क्या हासिल है शाबाश? वही जो लिमिटेड कंपनी के हैं, यानी सेपरेट आइडेंटिटी होती है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सेपरेट आइडेंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी होंगी? सारी के सारी कंपनीज वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। इसकी डेफिनेशन याद हो गई, क्राइटेरिया भी, और कंडीशंस भी कुछ जो एससीसीपी या कमीशन जो है वो साथ अटैच करता है। उसके बाद फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, और आखिर में प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इन्होंने लिखा हो कि हम लोगों के वेलफेयर के लिए तो काम कर रहे हैं और बाद में करें ना, तो फिर क्या करेंगे? कोई इलीगल, किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो फिर? अब एम्बुलेंस में लाशें जा रही हैं, बोरी बंद लाशें, हॉस्पिटल नहीं कहीं और, बताएं शाबाश, फिर लाइसेंस कैंसिल कर देंगे?
ठीक है, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। SECP में कैंसल द बाय रिटन ऑर्डर। कब 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 कब? अगर क्या, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम, अगर ये इनमें से कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी या इसकी मैनेजमेंट वॉयलेट लाइसेंस कंडीशन या लाइसेंस कंडीशन मींस के जो इसके लिए रिक्वायरमेंट थी, अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो, रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो, यानी लाइसेंस लेने के लिए जो शराइत है वो शराइत आपकी फुलफिल नहीं हो रही, तो भी आपका लाइसेंस क्या, खत्म, नहीं है कोई लाइसेंस, जाओ यश। नंबर 2, कंपनीज ऑफ एयर आर कंडक्टेड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। एक तो आपने लॉ की वायलेशन की, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हो, तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल, तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल। या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं की, फाइलिंग से क्या मतलब है, फाइलिंग से क्या मुराद है, आपने रेगुलेटरी बॉडी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जमा नहीं करवाई, किनको, रेगुलेटरी अथॉरिटी को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होती है, क्या होता है, फाइल होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रजिस्ट्रार के पास यूजुअली जो चीजें हम जमा करवाते हैं इसको हम नाम देते हैं फाइलिंग। आप देखेंगे लॉ में हर जगह पे उसके लिए होगा फाइल करो फाइल करो फाइल करो फाइल करो। अगर आप शेयर होल्डर को ये देते हो तो सेंड 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 का लफ्ज होगा, उनके लिए फाइल का लफ्ज यूज नहीं होता। नोटिस सेंड करेंगे, नोटिस सेंड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को सेंड करेंगे, रजिस्ट्रार के पास इसकी फाइलिंग होगी। और एनुअल रिटर्न्स, ये कौन से रिटर्न्स होते हैं, टैक्स रिटर्न्स होते हैं, और दूसरे कोई रिपोर्टें होंगी तो वो सारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ये आपने रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं करवाई फॉर 2 कॉन्सेक्टिव ईयर्स, क्या मतलब इसका, 2020 के और 2025 के आपने जमा नहीं करवाए, लाइसेंस कैंसिल करो। ठीक है, इस तरह ये 2 कॉन्सेक्टिव ईयर्स होते हैं। कितने साल, 2 कॉन्सेक्टिव ईयर्स, 2 कॉन्सेक्टिव ईयर्स। फिर से बताएं साहब, 3 बातें। लाइसेंस रिवोक हो सकती है, हो सकते लाइसेंस खत्म हो सकता है, शाबाश, कैसे, शाबाश, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम हो करो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न आपने फाइल नहीं की ऑफ लास्ट फॉर 2 consecutive years, या इट्स एक्टिविटी थ्रेटन पाकिस्तान सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशंस। यानी ना तो देखो काम क्या हो रहा है कि हम इधर बैठे हुए और दूसरों को हम धमकियां दे रहे हैं, हाँ ये इस तरह कोई काम कर रहे हैं, या बताएं, और हम पाकिस्तान के खिलाफ ही बैठ के जो है वो बगावत कर रहे हैं, या इस तरह कोई रिसोर्सेज जो है वो जनरेट कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। 4 बातें फिर से बताएं शाबाश। लाइसेंस कंडीशन वायलेट हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न हमने फाइल नहीं किए, या पाकिस्तान सॉवरेनिटी के को थ्रेटन कर रहे हो हम। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो 3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए मिनिमम नंबर्स कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 3। कितनी बातें हो गई, कितनी बातें हो गई, 5 बातें और है, 5 बातें और है।
द कंपनी इज इन्वॉल्व इन इलीगल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, पोर अकाउंटिंग, फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट या मनी लॉन्ड्रिंग, वायलेशन ऑफ, ये चारों के चारों क्रिमिनल एक्ट है। ऐसे ही है ना, ये चारों के चारों क्या है, क्रिमिनल एक्ट है। फ्रॉड भी, मिसमैनेजमेंट भी, पुअर अकाउंटिंग मींस कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या जो फाइनेंशियल वैल्यूज हैं इसमें गड़बड़ कर रहे हो, आप इसको चेंज कर रहे हो, कहते हैं इसको इंग्लिश में मैनिपुलेट कर रहे हो। किस लिए? किस लिए? ताकि गलत इमेज जाए और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, उसके सामने क्लियर पिक्चर ना हो। क्लियर हो गई बात? ये चारों के चारों क्या है, क्रिमिनल एक्ट है। और अगली बात, नो बिजनेस एक्टिविटी फॉर, अभी आपने लाइसेंस ले लिया लेकिन 1 साल हो गया, आप कुछ करते भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर भी आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा? आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। या एससीसीपी कंसीडर्ड रिवोकेशन जस्ट एंड फेयर। लॉ में आपका अक्सर जगह पे आपको इस तरह की लाइन आप पढ़ेंगे, देखेंगे आप कि कुछ जगहों पे एससीसीपी ने अपने पास एक ऑप्शंस, एक उनके पास स्टिल वैलिड रीजन अगर कहीं पे उनको लगता है कि ये है, तो उसकी वजह से भी वो कैंसिल कर देते हैं। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब या जस्ट एंड फेयर का मतलब ये, वो चाहे कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, तो उस वजह से भी आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन वो भी क्या होना चाहिए? फेयर हो, फेयर हो, अनफेयरली नहीं, अनफेयरली नहीं, अनफेयरली नहीं। ये क्या सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए? आधे अधूरे हो गए याद? ये 5 तो हो गए ना, ये 5 वाले बताएं। शाबाश शाबाश। लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स को आप वायलेट कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को गार्ड नहीं कर रहे। शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने या एनुअल रिटर्न को 2 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं करवाई। शाबाश। पाकिस्तान की सॉवरेंटी, उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 3 से कम हो जाए, या आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग, फ्रॉड में, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और इलीगल किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या एमओए, एओए या कंपनी एक्ट सीए, इसकी वायलेशन हो रही है, और आखिर में आपने लाइसेंस तो ले लिया लेकिन कोई बिजनेस एक्टिविटी 1 साल तक जो है वो आपने शुरू नहीं की या नजर नहीं आ रही, तब भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है ना। और आखिरी बताएं, यस 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 यस, ये है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ, वो कहते हैं हम आपका क्यों ना आपका लाइसेंस कैंसिल करें, आप आके वजह बताओ। इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको एक मौका देती है। बिफोर कैंसिलिंग द लाइसेंस, एससीसीपी मस्ट सेंड अ रिटन नोटिस एंड गिव द कंपनीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ टू एक्सप्लेन और डिफेंड इटसेल्फ। क्यों ना हम आपका लाइसेंस कैंसिल करें, आप आगे हमें आके वजह बताओ। ठीक है, फिर वो वजह बताएंगे, अगर एससीसीपी को वो कन्विंस कर सके तो फिर ठीक है, यानी खुद को अगर उन्होंने साबित किया कि हम बेगुनाह हैं तो फिर लाइसेंस रिटेन, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल। हमने कोशिश तो किया आज इसको याद करें, पूरा कर लें, लेकिन नहीं हो सका। अच्छा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बातें अहम है रिप्रोडक्शन के हवाले से, ये रिप्रोडक्शन प्लस केस स्टडी में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। कोई सवाल सब इस बच्चों? यहाँ तक जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने छुड़वाई है वो बस सिर्फ इसलिए था कि मैं आपको याद करवाऊँ घर जाके, क्योंकि आपसे लिस्ट याद नहीं होती, तो क्लास में हो जाए तो ठीक है,
घर जाके हम इसको रिवाइज करेंगे सिर्फ। ठीक है बच्चों, चलें आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।